हेलो फ्रेंड्स। आज हम जूल साइकिल के बारे में बात करेंगे। जूल साइकिल, इसे बेल कॉलमन साइकिल या फिर रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं। तो जैसे रेफ्रिजरेशन में हम वीसीआरएस सिस्टम, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या फिर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर जूल साइकिल का हम एयर को कूल करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली ये एयरक्राफ्ट में जो कंपार्टमेंट होता है उसे ठंडा करने के लिए, उसे कूल रखने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। सपोज ये हमारा कंपार्टमेंट है जिसे हमें कूल रखना है। तो यहाँ पर सपोज ये हमारा रेफ्रिजरेटर है। यहाँ हमारा कंप्रेसर है। ये हमारा एयर कूलर है जहाँ से एयर को कूल करते हैं। और उसके बाद हमारा एक्सपांडर। कंपार्टमेंट से रेफ्रिजरेटर द्वारा हीट ले ली जाती है और फिर इसे हम कंप्रेस करके एक कंप्रेसर में इसे हम वर्क देते हैं WC, और कंप्रेस करके फिर एयर कूलर में सेंड कर देते हैं और एयर कूलर से इसकी हीट बाहर निकल जाती है और उसके बाद इसे एक्सपांडर में एक्सपांड कर देते हैं। तो यहाँ से हमें कुछ थोड़ा सा वर्क डन मिलता है। तो यहाँ पर जो नेट वर्क डन लगता है वो होता है WC माइनस WE। अब हम इसके कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो जो COP रहता है जूल साइकिल के लिए, तो ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पर जो आउटपुट है वो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो ये है QL डिवाइड बाय जो इनपुट है वो है हमारा नेट इनपुट, तो ये हो गया WC माइनस WE। अगर TS डायग्राम पर हम इसे देखें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारी वेपर डोम हो गई। अब चूंकि हम यहाँ पर वेपर की बात कर रहे हैं, ये हो गई कांस्टेंट प्रेशर लाइन। वेपर की बात कर रहे हैं तो ये वेपर डोम से बाहर रहेगा। तो ये हमारा पॉइंट 1, 2, 3, 4। या फिर हम वेपर डोम वाला एरिया हटा दें तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब चूंकि ये एक पावर कंज्यूमिंग साइकिल है, इसलिए इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। ये 1, 2, 3, 4 और 4 से 1। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ एंट्रोपी कांस्टेंट है और यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट है। अब हम इसके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला निकाल कर देखते हैं। तो हम जानते हैं कि COP होता है आउटपुट अपॉन
इनपुट। यहाँ पर जो आउटपुट है हमारा वो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, और साथ में यहाँ पर हमें कंप्रेसर को चलाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता है, और जब एक्सपांडर से ये गैस एक्सपांड होती है तो कुछ थोड़ा सा वर्क डन हमें मिलता है। तो ये आउटपुट हो गया QL डिवाइड बाय नेट इनपुट हो गया WC माइनस WE। तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है उसे हम लिख सकते हैं H1 माइनस H4 और वर्क डन H2 माइनस H1 माइनस H3 माइनस H4। ये एंथैल्पी की टर्म्स हमारे पास स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की हेल्प से आई हैं। ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं Cp इंटू T1 माइनस Cp इंटू T4 डिवाइड बाय Cp T2 माइनस T1 माइनस Cp T3 माइनस T4 दिया गया T1 माइनस T4 डिवाइड बाय T2 माइनस T3 माइनस T1 ब्रैकेट क्लोज माइनस T4। जब हम इसे नीचे कॉमन लेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। T1 माइनस T4 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 डिवाइड बाय T2 माइनस T3 डिवाइड बाय T1 माइनस T4 माइनस T1 माइनस T4 डिवाइड बाय T1 माइनस T4। ये कैंसल आउट हो गए, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाय T2 माइनस T3 डिवाइड बाय T1 माइनस T4 माइनस 1। अब डायग्राम में हम देखते हैं एक बार, जो आइसेंट्रोपिक वाली प्रोसेस होती है उनमें एक थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन लगता है PV रेज टू द पावर गामा इज कांस्टेंट। तो ये हो गई हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एंट्रोपी। तो थर्मोडायनेमिक रिलेशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस 1 से 2 तक P1 V1 रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हम इसे लिख सकते हैं P1 V1, ये कॉमन लेंगे तो ये V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब PV इक्वल टू MRT होता है आइडियल गैस के लिए, तो इसे लिख सकते हैं हम PMRT1 V1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। अगर ये कांस्टेंट हम हटा दें और फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस पॉइंट के लिए देखें तो इसे भी हम लिख सकते हैं MRT2 V2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा T1 V1 रेज टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। तो T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइड बाय V2 रेज टू द पावर गामा माइनस 1। अब ये शुरुआत में ही हमने देखा था कि P1 V1 रेज टू द पावर गामा कांस्टेंट या फिर P1 V1 रेज टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 रेज टू द पावर गामा। तो V1 डिवाइड बाय V2 रेज टू द पावर गामा इक्वल टू P2 डिवाइड बाय P1, और ये होता है हमारा प्रेशर रेशियो RP। तो V1 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू RP रेज टू द पावर 1 डिवाइड बाय गामा। जब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा
T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू RP रेज टू द पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा। तो ये आ गई हमारी T2 डिवाइड बाय T1 की वैल्यू। इसी तरह हमारी 3 से 4 तक प्रोसेस है, तो सेम यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो जैसे आ गया T2 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू RP रेज टू द पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा, उसी तरह हमारे पास आ जाएगा T3 डिवाइड बाय T4 इज इक्वल टू RP रेज टू द पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा। तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकल कर आएगी T1 RP रेज टू द पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा। ऐसे ही T3 इज इक्वल टू T4 RP रेज टू द पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा। तो जब हमने COP का फॉर्मूला देखा था तो उसमें निकल कर आया था COP इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T4 माइनस 1। अब हमने यहाँ पर देखा है कि T2 आ रहा है T1 RP रेज़ टू द पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा, और T3 आ रहा है T4 के टर्म्स में। तो इसे हम लिख देंगे 1 डिवाइड बाय T1 RP रेज़ टू द पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा माइनस T4 RP रेज़ टू द पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा अपॉन T1 माइनस T4 माइनस 1। ये आ गया हमारा COP। तो जब हम यहाँ से RP रेज़ टू द पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा कॉमन लेंगे तो COP आ जाएगा 1 डिवाइड बाय RP रेज़ टू द पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा। तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा T1 माइनस T4 डिवाइड बाय T1 माइनस T4 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा COP ऑफ जूल साइकिल आ जाएगा 1 डिवाइड बाय RP रेज़ टू द पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। So this is the COP of Bell-Coleman cycle या फिर जूल साइकिल, या फिर हम इसे रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं। थैंक यू।